हेलो, यू आर वेलकम्ड ऑन दिस चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। और ये जो क्लासेस मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर। तो इंग्लिश फॉर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट पेपर। देखिए, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में इंग्लिश के जो है 4 से 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं फर्स्ट पेपर में। ये ध्यान देना है, 4 या 5, हो सकता है 6 हो जाए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश के नहीं आते। अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है। अब ये जो क्वेश्चंस है, आपको सिलेबस इसके लिए बड़ा लेंदी दे रखा है। फर्स्ट पेपर वालों के लिए इंग्लिश के लगभग ग्रामर के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, वर्ड पावर से रिलेटेड टॉपिक्स दे रखे हैं। अब उस सिलेबस को देख के ज्यादातर स्टूडेंट्स कि भाई इतना सिलेबस, काफी लेंदी सिलेबस है, फिर भी उसमें से छांट के 4 या 5 या 6 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको दिए जाते हैं फर्स्ट पेपर। बार बार कह रहा हूं मैं, फर्स्ट पेपर में। तो अगर मैं बात करूं, ये 4 से 5 जो क्वेश्चंस है जी आपके लिए, इनमें से लगभग 2 क्वेश्चंस निश्चित है कि 2 क्वेश्चंस तो आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 2 क्वेश्चंस तो आपके 2 तो निश्चित हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे जी ग्रामर बेस्ड जो टॉपिक्स हैं, उनमें से जो है 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। अब बाकी के जो हैं, इधर बाकी के अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे वर्ड पावर बेस्ड टॉपिक्स में से। वर्ड पावर, आपकी वर्ड पावर देखी जाएगी वर्ड पावर बेस्ड टॉपिक्स में से। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको ओपन करता हूं। ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स जो है, उनमें आपका टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, यूजेस ऑफ मतलब करेक्ट यूज ऑफ डिटर्मिनर्स में सभी आ गया, पजेसिव्स का आ गया, क्वांटिफायर्स का आ गया, न्यूमरल्स का आ गया, आर्टिकल्स का आ गया। वो सभी जो है एक तरह से डिटर्मिनर्स में आपको हो जाते हैं। इसके अलावा करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस, करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, ये सब कुछ जो है ग्रामर पे बेस्ड टॉपिक्स में से है। साथ ही स्पीच यानी नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसका आपने नाम सुन रखा है। ये सब कुछ ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स के हैं। और इसके बाद 2 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वर्ड पावर बेस्ड मतलब एक तो आपको इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनको देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जैक्टली उनके मीनिंग में डिफरेंस करना जो है आपको आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाता है। इसके अलावा वर्ड पावर बेस्ड टॉपिक्स में से ही अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड इन आइसोलेशन, मतलब आपको 4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उन 4 वर्ड्स में से आपसे कहा जाएगा कि बताइए इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, या इनमें से एडवर्ब कौन सा है, या इनमें से नाउन कौन सा है। इस तरह के जो है वर्ड्स आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी पहचानने के लिए दे दिए जाते हैं, जो लगभग पिछले कई पेपर्स में देखने को मिलते हैं। अब वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और वो भी उस केस में जब आपको ऐसे ही यानी विदाउट सेंटेंस, विदाउट स्ट्रक्चर के वर्ड्स दे दिए जाएं, तो वहां मीनिंग या वर्ड की जो फॉर्म है वो मायने रखती है। तो ये लगभग फर्स्ट पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाले क्वेश्चंस का नेचर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं निश्चित कह सकता हूं कि ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स में से अब तक का ये जो पैटर्न हम फॉलो करें
तो वो जो दो टॉपिक्स हैं, एक तो आपका वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, और एक आपका स्पीच यानी नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इन दो टॉपिक्स में से निश्चित है कि दो क्वेश्चंस आते ही हैं, एक वॉइस का तो एक स्पीच यानी नरेशन का। इसके अलावा अगर 2 से आगे वो बढ़ाता है, 3 क्वेश्चंस करता है, यानी अभी तो टोटल 4 क्वेश्चंस की बात है, मैंने कहा 4 to 5, अगर वो 5 करता है या 6 क्वेश्चंस करता है तो ग्रामर बेस्ड टॉपिक में से किसी एक टॉपिक में से और एक क्वेश्चन बढ़ा देगा, सपोज टेंस में से बढ़ा देगा या डिटर्मिनर्स में से बढ़ा देगा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो वॉइस के क्वेश्चन वो जो आपको देता है या नरेशन के जो वो आपको क्वेश्चन देता है, इसके पीछे वजह है ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी ग्रामर की कंप्लीट नॉलेज को जो है इनसे चेक कर लिया जाता है, क्योंकि स्पीच यानी नरेशन में भी और आपके वॉइस में भी टेंस का पूरा मैटर आ जाता है, आपके कंजंक्शन से रिलेटेड नॉलेज आपकी वॉच हो जाती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी नॉलेज वॉच हो जाती है। तो इस तरह से लगभग वो ग्रामर को कवर कर देता है, ठीक है। और वर्ड पावर बेस्ड टॉपिक्स में कह रहा था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए, पूरी टर्म आपको लिखी हुई होगी, पूरा डिफाइन किया हुआ होगा, और उस टर्म को वो जो डिफाइन किया हुआ है, वो जो सेंटेंस में आपको मैसेज देना चाह रहा है, उसको सिंगल वर्ड यानी 1 वर्ड उसके लिए आपको चूज करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपको देगा, ओके। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास, पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस, ओके। आइए जी, वॉइस जानते हो वॉइस 2 टाइप का है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन लिख के आता है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में है, तो आपको वो जो क्वेश्चन देता है वो क्वेश्चन इस तरह से देता है, चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। कोई सेंटेंस दे रखा है जिसका अपना एक वॉइस है, उस वॉइस को चेंज करके जो दूसरा वॉइस बनाना है। सपोज एक्टिव वॉइस दे रखा है तो पैसिव आपको चुनना है, और पैसिव वॉइस दे रखा है तो उसका आपको एक्टिव वॉइस चुनना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आपको ऑलरेडी वो जो है पैसिव वॉइस दे देता है क्वेश्चन को, और उसका आपको एक्टिव वॉइस चुनना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस ही आप चूज कर दें या एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस ही चूज कर दें, नहीं। तो यहां एक्टिव पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो सेंटेंस दे रखा है, उस दिए गए सेंटेंस का वॉइस क्या है, तो वॉइस आइडेंटिफिकेशन आपको करना आना चाहिए। जब अगर आपकी वॉइस आइडेंटिटी ठीक नहीं होगी तो आप चूज क्या करोगे, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। तो हम बात करते हैं वॉइस की, तो एक्टिव पैसिव वॉइस। अब आप कैसे पहचानेंगे कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो एक्टिव वॉइस में है या वो जो है पैसिव वॉइस में है। तो सबसे पहले वॉइस की पहचान, तो मैं यहां नोट डाल के लिखूंगा, प्लीज ध्यान देना इस बात को। दिए गए सेंटेंस का टेंस तथा वॉइस की पहचान वर्ब स्ट्रक्चर से होती है। वर्ब स्ट्रक्चर से होती है, यानी जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस में ये निश्चित है कि वर्ब आपको मिलेगी। तो आपको उस वर्ब पे फोकस करना है कि वर्ब किस स्ट्रक्चर में दी गई है। वर्ब के डिफरेंट स्ट्रक्चर से वो डिफरेंट टेंस और डिफरेंट वॉइस जो है शो करते हैं।
तो दिए गए सेंटेंस का आपको टेंस पहचानना हो या दिए गए सेंटेंस का आपको वॉइस पहचानना हो, दोनों की ही पहचान जो पॉसिबल है वो किससे पॉसिबल है? वर्ब स्ट्रक्चर से। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा है कि साहब जिस सेंटेंस में बाई लगा मिल जाएगा वो पैसिव है, जिसमें बाई नहीं होगा वो एक्टिव है। ये सब कुछ गलत बातें हैं। इन गलत बातों को आप अब आगे कंटिन्यू मत कीजिए प्लीज। तो सेंटेंस का चाहे टेंस पहचानना हो चाहे वॉइस पहचानना हो, वो किससे पहचान होगी? वर्ब स्ट्रक्चर से। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पहले वर्ब स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। तो मैं यहां आपके सामने वर्ब स्ट्रक्चर्स लिखूंगा और वो वर्ब स्ट्रक्चर्स जो है आपको बताएंगे कि अगर ये वर्ब स्ट्रक्चर है तो सेंटेंस का टेंस क्या होगा, सेंटेंस का वॉइस क्या होगा। यूं तो अगर मैं शॉर्ट में कह दूं, यदि वर्ब स्ट्रक्चर यानी जो भी सेंटेंस दे रखा है उसका वर्ब स्ट्रक्चर इस तरह से है, बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखो बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी है ये, बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर है तो ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है ये ऑलवेज पैसिव वॉइस में होता है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो बी है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, वापस सुन लीजिए, बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब का स्ट्रक्चर ये है तो दिए गए सेंटेंस का वॉइस जो है वो पैसिव होगा। अब इससे तो पैसिव वॉइस की पहचान हो रही है। अब टेंस को भी आपको क्लियर करना है क्योंकि टेंस का टॉपिक भी है, तो कम से कम टेंस की पहचान, वॉइस की पहचान एक साथ आप सीख लें तो और अच्छा होगा। हाँ, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें बी का जो मतलब है, बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, इसके अलावा हैड बीन, इसके अलावा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इसके अलावा क्योंकि बी, बीन और बीइंग इसी में आ जाती हैं, बी, बीइंग एंड बीन, इन्हीं से सारे वर्ब स्ट्रक्चर्स जो है बनते हैं। इस बी में अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर, पास्ट फॉर्म की बात करें तो वॉज, वर। इस बीइंग में अगर बात करें प्रेजेंट फॉर्म में तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और पास्ट में अगर बात करें इसी की तो वॉज बीइंग और वर बीइंग हो जाता है। बीन में अगर बात करें तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसके अलावा बात करें तो विल बी और शैल बी, ये बी की फॉर्म में इधर मॉडल के साथ भी लग जाता है। तो ये यहां से आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन फिर भी डिटेल में मैं आपको बता देता हूं डिफरेंट वर्ब स्ट्रक्चर्स, और उन वर्ब स्ट्रक्चर्स में दिए गए सेंटेंस का टेंस क्या होगा और दिए गए सेंटेंस का वॉइस क्या होगा। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम यहां बढ़ रहे हैं, टेंस एंड वॉइस, यानी टेंस तथा वॉइस की पहचान। और वो पहचान आपको पता है किससे होती है? वर्ब स्ट्रक्चर से। वर्ब स्ट्रक्चर से होती है। अब ये डिफरेंट वर्ब स्ट्रक्चर्स आपको शुरुआत में ही समझ लेने हैं, क्योंकि यही वर्ब स्ट्रक्चर्स आपको वॉइस में भी काम आएंगे, टेंस के क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, उधर आगे आप नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक करोगे वहां भी ये काम आएंगे। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है और जिसका आपको निश्चित है प्रॉफिट ही मिलेगा ग्रामर के बाकी के टॉपिक्स में। तो डिफरेंट वर्ब स्ट्रक्चर्स आप यहां एक बार समझिए। मैं यहां लिखूंगा आपके सामने, इस तरह से मैंने 3 कॉलम्स यानी 3 कॉलम्स आपको बना के रख दिए। इधर फर्स्ट कॉलम में हमने लिख दिया टेंस, और सेकंड कॉलम में हमने रख दिया
1 मिनट, इधर रख दिया हमने टेंस, इधर रख दिया वर्ब स्ट्रक्चर, इन एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस, और इधर लिख दिया वर्ब स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब का स्ट्रक्चर क्या रहना है, पैसिव वॉइस में वर्ब का स्ट्रक्चर क्या रहना है, और इधर आ जाएगा आपका नेम ऑफ टेंस, यानी टेंस का नाम। जितने भी टेंसेज हैं वो सारे के सारे मैं यहां आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और उसमें एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा वर्ब का, और पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिंपल प्रेजेंट। देखिए, चीजों को सीखिए, उन तरीकों से सीखिए जिनसे आप पजल्ड भी ना हो और ये चीजें कंटिन्यू आपको अच्छे रिजल्ट्स दें। तो सिंपल प्रेजेंट, इधर वर्ब स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस का मैं इधर लिख रहा हूं आपके सामने, बिना हेल्पिंग वर्ब के अकेली मेन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या डू अथवा डज में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आइए मैं आपको बताता हूं। सपोज वर्ब स्ट्रक्चर के नाम पे आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में जो वर्ब स्ट्रक्चर है वो है, उस स्ट्रक्चर में शामिल है सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिना हेल्पिंग वर्ब के अकेली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका कहलाएगा, एक्टिव वॉइस का, और इस सेंटेंस का टेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। सपोज वर्ब स्ट्रक्चर के नाम पे आपको स्ट्रक्चर में मिल रहा है फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, साथ में उसमें एस या ई एस लग रहा है। ये आपको पता है कि ये डिपेंड करता है एस या ई एस या विदाउट एस या ई एस कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम ऐड कर देते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं विदाउट एडिंग एस और ई एस। या वर्ब स्ट्रक्चर है डू डज में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज का जो डिफरेंस है, अगर सब्जेक्ट का जो नंबर है सिंगुलर है तो डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारी कहानी होती है सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और इधर वॉइस अगर एक्टिव है सिंपल प्रेजेंट में तो वर्ब का स्ट्रक्चर इनमें से पॉसिबल है। इधर बात करते हैं वर्ब स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस, तो इन सबको हम इस तरह से ले लें, इज या एम या आर में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दें, सपोज सेंटेंस में वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो है इज, एम या आर में से कोई एक है, और साथ में मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो दिए गए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बताएगा, किस वॉइस को बताएगा, पैसिव वॉइस को। और अगर इसका टेंस आइडेंटिफाई करना हो, टेंस वही आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट इसका टेंस है और वॉइस इसका है पैसिव, तो ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें और वो भी वर्ब स्ट्रक्चर इन एक्टिव वॉइस की, तो इधर आपको मिलेगा इज या एम या आर में से कोई एक प्लस
वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, और आईएनजी या इस तरह का जो वर्ब में जुड़ता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो देखिए अब यहाँ अंतर देखना, इज एम आर तो इस स्ट्रक्चर में भी आ रहा है, अगर इज एम आर के साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल प्रेजेंट का और पैसिव वॉइस का रहेगा। लेकिन अगर इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये टेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वर्ब स्ट्रक्चर का जो वॉइस है वो रहेगा एक्टिव, ये ध्यान रखना। तो सिर्फ इज एम आर से ही आपका पूरी पहचान नहीं होती, आगे मेन वर्ब किस हालात में दे रखी है, दे भी रखी है, नहीं दे रखी है, ये सब कुछ ध्यान देना आपको। इधर पैसिव की बात करें तो इधर इसकी हो जाएगी इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म। तो अब देख लीजिए, सपोज इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी है तो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉइस है एक्टिव, और अगर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर फिक्स है, ये ध्यान रखना। तो ये वर्ब स्ट्रक्चर होता है पैसिव में और टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें हम तो इधर रहेगा आपका हैज या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर ये पैसिव में चला जाएगा हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या ध्यान रखना जी, अगर वर्ब स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में है, और ये किस टेंस से रिलेटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर स्ट्रक्चर हो जाता है हैज बीन या हैव बीन साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव का, लेकिन टेंस वही प्रेजेंट परफेक्ट रहता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर रहेगा इसका, ध्यान देना, हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखो यहां डिफरेंस देख लीजिए, हैज बीन हैव बीन तो यहां भी आ रहा था और हैज बीन हैव बीन यहां भी आ रहा है, लेकिन आगे जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, यहां वर्ब में आईएनजी है, वहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टेंस का डिफरेंस आ गया और आपके वॉइस का भी डिफरेंस आ गया। तो हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी है तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर है, और टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर बात करें हम इधर, तो जनरली जो ट्रेडिशन अब तक चल दी आ रही है ग्रामर में, ट्रेडिशनली जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनका सामान्यतया पैसिव फॉर्म के लिए नया स्ट्रक्चर हम डेवलप नहीं करते, लेकिन स्पोकन फॉर्म में हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है हैज बीन बीइंग, आगे BEING बीइंग ऐड कर दिया जाता है, हैज बीन बीइंग या हैव बीन बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट ग्रामर चलती है अपने ट्रेडिशनल रूल्स से, तो ट्रेडिशनली हम कहेंगे नो पैसिव फॉर्म, क्योंकि दोनों बातें आपको बताना जरूरी था। आप में से कोई भी अड़ सकता है कि सर हमने तो उस बुक में ऐसा देखा है, तो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है इसका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए आगे बीइंग और ऐड कर दिया जाता है, हैज बीन बीइंग, हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
लेकिन जो ट्रेडिशनल जो हमारे रूल्स हैं ग्रामर के पुराने, उनके अकॉर्डिंग अभी तक नो पैसिव फॉर्म है। स्पोकन की तो बात ही अलग है। तो ये रहा, अब इसके आगे अभी कंटिन्यू चलेगा जी। नेक्स्ट आपका रहा इधर वही टेंस, इधर वर्ब स्ट्रक्चर इन एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस, और इधर वर्ब स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का, उधर पैसिव वॉइस का। उधर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक देखा। अब इसके बाद बारी आ रही है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, अगर इसका वर्ब स्ट्रक्चर देखें एक्टिव वॉइस का, बिना हेल्पिंग वर्ब के अकेली मेन वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, सेकंड लिखा है जी, सेकंड फॉर्म में, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है, यानी वर्ब स्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो दिए गए सेंटेंस का टेंस रहेगा सिंपल पास्ट और उसका वॉइस रहेगा एक्टिव। अब बात करते हैं हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर की। तो इधर आ जाता है वॉज या वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इधर वर्ब स्ट्रक्चर आपका हो जाता है वॉज या वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब में आईएनजी, आईएनजी, और इधर इसका पैसिव स्ट्रक्चर चला जाता है वॉज बीइंग या वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। तो अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इधर स्ट्रक्चर हो जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उधर पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाता है हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इधर जो स्ट्रक्चर है इसका वो आ जाता है हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। ओके, और इधर आपको पता, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनको ट्रेडिशनली इनकी न्यू फॉर्म हम यहाँ डेवलप नहीं करते हैं। अगर करनी हो स्पोकन में तो बीइंग लगा देते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम नो पैसिव फॉर्म, नो पैसिव फॉर्म। नाउ नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर पे आ गए हम। फ्यूचर सिंपल, ये इधर टेंस है, ये उधर वर्ब स्ट्रक्चर इन एक्टिव फॉर्म में है, विल या शैल में से कोई एक प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अच्छा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर पैसिव फॉर्म में हो जाता है, बी ऐड कर देते हैं, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सब के साथ बी ऐड कर दिया जाता है पैसिव स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इधर ये हो जाता है विल बी। अब देखो विल बी इधर भी है, वहां भी था, लेकिन स्ट्रक्चर में आगे डिफरेंस मिलेगा। विल बी या शैल बी में से कोई एक प्लस वर्ब में आईएनजी, यहां वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है। और इधर दरअसल इसकी कोई भी पैसिव फॉर्म हम डेवलप नहीं करते, अभी तक डेवलप नहीं किए ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से। अब अगर बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो इधर हो जाता है विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उधर अगर हम बात करें इसकी पैसिव फॉर्म की तो ये हो जाती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इधर इसका स्ट्रक्चर बनता है एक्टिव फॉर्म में विल will have been या shall have been प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी होता है। देखो विल हैव बीन, शैल हैव बीन इधर भी आ रहा है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन उधर भी आ रहा था। फर्क है मेन वर्ब की फॉर्म का, या मेन वर्ब किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, और यहाँ वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में यूज होती है। और इधर नो पैसिव फॉर्म, नो पैसिव फॉर्म। क्लियर ना? तो देखिए इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स टेंस वाइज, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा वर्ब का, पैसिव में स्ट्रक्चर क्या रहेगा वर्ब का, ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, लिख के बताया। आप इस सबको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए सीधे सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं, और वर्ब से रिलेटेड जो जो बातें आएंगी वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता चलूँगा। तो अब मेन टॉपिक की बात करते हैं हम वॉइस की। तो हमें वॉइस चेंज करना आना चाहिए। इन वर्ब स्ट्रक्चर से इतना तो पता चल गया कि हम वॉइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम दिए गए सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ वॉइस चेंज करना है, वॉइस चेंज करना टॉपिक है हमारा, वॉइस चेंज करना, अर्थात एक्टिव वॉइस अगर है तो उसका पैसिव वॉइस चेंज करना, अगर पैसिव वॉइस है तो उसका एक्टिव वॉइस चेंज करना। कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो इधर हम वॉइस चेंज करना में हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस को
चेंज कर रहे हैं हम किस में, टू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, अगर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं तो आपको क्या क्या चेंज करना है, कब कब चेंज करना है और कैसे कैसे चेंज करना है और किन चेंजेस को ड्रॉप करना है कि यानी नहीं करना है। जब आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना आ जाएगा तो आप इजीली पैसिव वॉइस को वापस एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। जो रूल्स आपने फॉलो किए थे उन रूल्स को आप जस्ट उसके अपोजिट कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है तो क्या क्या काम करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरफ मैंने लिख दिया एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ लिख दिया मैंने पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान से सुने, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाकर के सब्जेक्ट बना दिया जाता है यदि आवश्यकता हो तो। जनरल बात। तो पहली बात तो ये होती है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, जिसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा है सेकंड चेंज इन वर्ब स्ट्रक्चर। सेकंड जो चेंज करना है वो आपको वर्ब स्ट्रक्चर में करना है। अब वर्ब स्ट्रक्चर में चेंज कैसे करना है ये मैं आपको जस्ट अभी लिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं कि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब स्ट्रक्चर ये है तो जैसे ही उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका क्या वर्ब स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैं आपको कॉलम्स में ये लिखा चुका हूं, समझा चुका हूं, तो इस पे और हम ज़्यादा आगे काम नहीं करेंगे। तो दूसरा चेंज आपको करना है चेंज इन वर्ब स्ट्रक्चर। ओके, अब आपको यहाँ एक दो बातें समझनी है, मैं यहाँ नोट करके बात कर रहा हूँ। तो देखिए पहली जो बात थी, हमने एक्टिव वॉइस का जब पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट और एक्टिव का ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट। इधर आप नोट डाल के लिखिए जिसका संबंध, इस नोट का जो संबंध है वो फर्स्ट रूल से है और वो है, मैं ये कह रहा हूं वो है यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अननोन या वेल नोन हो। ध्यान दो, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वेल नोन या अननोन हो, वेल नोन हो या अननोन हो, तो उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखा जाता है, यानी उसे वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है, उसे पैसिव में ले जाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। तो यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वेल नोन या अननोन हो तो उसे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा, यानी अननेसेसरी आप उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ना बनाएं,
क्योंकि ऐसे ऑप्शंस आते हैं, किसी एक ऑप्शन में बना दिया जाएगा, किसी एक में नहीं बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वेल नोन या अननोन हो तो उसे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है, ध्यान देना। ओके, अच्छा, तो किसे लिखा जाता है? जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अननोन या वेल नोन के अलावा कोई हो। जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अननोन या वेल नोन के अलावा कोई अन्य हो तो उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाएगा। देखिए, क्योंकि ये क्लास है फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो फर्स्ट पेपर के लेवल को ध्यान में रखकर ये सारा कुछ मैं लिख रहा हूं। इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी यहां मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, मदर टंग देने की कोशिश कर रहा हूं आपकी, सो दैट आप इस बात को समझें। अब मुद्दा ये आता है कि जी सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें कि वो अननोन है या वो वेल नोन है, इसको भी समझाते। तो उससे पहले फर्स्ट चेंज था ये, इस फर्स्ट चेंज का ये तो जनरल सी बात थी, इसमें ये आपने नोट लिख दिया। और दूसरा था चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी चेंज इन वर्ब स्ट्रक्चर, वो वर्ब स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपने कॉलम इससे पहले पढ़ लिया है पिछले पेज पे। अब तीसरी बात आपको यहां ध्यान देनी है, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना पड़े, तो उससे पहले किसी उपयुक्त यानी अप्रोप्रिएट, उचित, किसी उपयुक्त प्रेपोजिशन का प्रयोग करें। ध्यान से देखें और ध्यान से सुने क्या कहा गया है। तीन बात होगी। पहली बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कब करना है और कब नहीं करना, इस नोट में लिख दिया। दूसरा है चेंज इन वर्ब स्ट्रक्चर, कैसे चेंज करना है वर्ब स्ट्रक्चर जब वॉइस चेंज करें, वो भी आपके पास लिखा हुआ है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात पे ध्यान देना है, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना पड़े तो उससे पहले किसी उपयुक्त प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। उपयुक्त, दरअसल ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही मान के चलते थे कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जब सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जनरली उससे पहले आप बाई लगाने में भी बिलीव करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
बाई कब लगता है या बाई के अलावा दूसरी जो प्रेपोजिशंस हैं वो कब लगती है, इस पर भी हमें यहां चर्चा करनी है। तो हमारे दो मुद्दे हैं, एक तो हमें यह समझना है अब अननोन और वेल नोन का क्या मैटर है, और दूसरा हमें समझना है कि बाई जो है प्रेपोजिशन के रूप में कब यूज होगा, या बाई के अलावा दूसरी और कौन सी प्रेपोजिशंस हैं जो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले जो है यूज होती हैं। तो पहले तो ये तीनों बातें आप यहां ध्यान दे लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं सेंटेंस लिख के। देखिए पहला सेंटेंस, फार्मर्स ग्रो wheat all over India। ध्यान देना, 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। दूसरा सेंटेंस मैंने यहां लिखा someone has stolen my पर्स। एक ये सेंटेंस लिख दिया मैंने। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए। सबसे पहले तो ये देखिए इन दोनों सेंटेंसेस का वॉइस क्या है। तो देखिए चाहे सेंटेंस का वॉइस आपको आइडेंटिफाई करना हो, चाहे सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना हो, दोनों ही ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे आप वर्ब स्ट्रक्चर को देख के। तो पहले तो वर्ब देख लीजिए, इसमें क्या आ रही है, ग्रो, और इसमें क्या आ रही है, हैज स्टोलन। अब ये जो ग्रो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहां अगर बात करें तो ये हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो वर्ब स्ट्रक्चर है ये क्या कह रहे हैं, दिए गए सेंटेंस का टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट। टेंस तो हो गया सिंपल प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म वही आती है, सिंपल प्रेजेंट है। अच्छा, और इसका वॉइस क्या है, और वॉइस हो गया इसका एक्टिव। सिंपल प्रेजेंट है, एक्टिव वॉइस है। ये आपको सब कुछ वर्ब स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट लिखा चुका हूं और वहां से आप देख सकते हो। और अगर सेकंड सेंटेंस में बात करें तो इसका टेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस का, अगर सेकंड सेंटेंस के टेंस की बात करें, हैज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है वर्ब स्ट्रक्चर के लिए, तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका टेंस तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब वॉइस आइडेंटिफाई कीजिए कि इस वर्ब स्ट्रक्चर में सेंटेंस का वॉइस क्या होता है। तो अगर बात करते हैं तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस जो है उसमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस दिए गए सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको बता रहा है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। तो देखिए दोनों ही सेंटेंसेस का जो वॉइस है वो एक्टिव है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। सबसे पहले तो हमें ऑप्शन चुनने से पहले दिए गए सेंटेंस का वॉइस पता होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अननोन है या वेल नोन है या दोनों से परे है, ना वो अननोन है ना वेल नोन है। तो देखिए इसका हम पता कैसे करते हैं। यहां ये सब्जेक्ट है और यहां ये सब्जेक्ट दे रखा है। अब आप ये देखिए यहां मेन वर्ब क्या एक्शन शो कर रही है, मेन वर्ब शो कर रही है उगाना, ये काम हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है, चुराना, यानी चोरी करना। अच्छा, अब ऐसे देखिए पूरे भारत में
गेहूं उगाने का काम कौन करता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इधर मत देखिए। तो लगभग क्या सभी का जवाब ये रहेगा किसान करते हैं साहब। क्या किसानों के अलावा और भी कोई फसल उगाता है? तो जवाब है कि नहीं। जब दिए गए सेंटेंस में होने वाले काम को, जो यहां एक्शन हो रहा था, होने वाले काम को ये अंडरस्टूड है कि सिर्फ और सिर्फ यही सब्जेक्ट कर सकता है, कोई और नहीं। क्या फार्मर्स के अलावा और कोई ये काम करता है? तो जवाब आएगा कि नहीं करता। तो जब नहीं करता तो ऐसा सब्जेक्ट हो गया वेल नोन। ऐसे सब्जेक्ट को हम कह देते हैं कि भैया ये सब्जेक्ट वेल नोन है। और यहां सेकंड सेंटेंस में आप बात करें तो काम हो रहा है चुराना या चोरी करना। अब यहां बात कर रहा है कि भैया चुराने का काम किसने किया है? तो जवाब में आप दे रहे हो किसी ने, समवन मतलब किसी ने। अब किसी ने में क्या कोई व्यक्ति विशेष है, कोई पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन है? नहीं है ना। तो इसका मतलब जिसने ये काम किया है चोरी करने का, वो काम, वो जो है यानी वो जो सब्जेक्ट है वो तो कैसा है, अननोन है। वो पर्सन तो यहां पता ही नहीं चल रहा, वो तो अननोन है, अननोन एजेंट है। तो इसका मतलब समवन से उस पर्टिकुलर पर्सन का नहीं पता चल रहा जिसने ये एक्शन परफॉर्म किया है, ये एक्शन जो है किया है, ये काम जो किया है चोरी करने का, इससे ये नहीं पता चल रहा है। ये तो ये कह रहा है समवन यानी किसी ने। अब किसी ने में तो कोई भी हो सकता है, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं अननोन। क्या कहते हैं? अननोन। समझ लीजिए तब आगे बढ़िए। अननोन। और देखिए सेंटेंस मैंने लिखा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां मैंने चौथा सेंटेंस लिख दिया, वन मिनट। फोर्थ सेंटेंस मैंने लिखा है, द पुलिस have arrested the thieves. The police arrested the thieves. और देख लीजिए, someone has murdered my neighbor. अच्छा, इधर मैंने लिखा she wrote a letter. ओके, इधर मैंने लिखा I gave her a pen. और लिखा मैंने she brought me a pencil. अब ध्यान देना जी, यहां इस दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? पीपल। इधर है पुलिस, समवन, शी, और इधर आई, इधर शी। अब हमें ये देखना है कि दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट अननोन है या वेल नोन है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दे रहा हूँ यहाँ। तो अब तो देखिए क्या काम हो रहा है, बोलने का। क्या बोलने का? इंग्लिश।
अब बोलने का काम कौन करते हैं भैया? इंग्लिश कौन बोलता है? क्या गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, गाड़ी, ट्रेन, ये इंग्लिश बोलती है क्या? सिर्फ और सिर्फ जवाब में है कि लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं तो इसका मतलब इस काम को सिर्फ और सिर्फ ये ही कर सकते हैं, इनको बोलने मतलब इनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा हो गया? वेल नोन। इसको कह देंगे वेल नोन। जैसे वहां फार्मर्स वेल नोन था। अब आ जाइए, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। क्या काम हुआ है, क्या एक्शन हुआ है? अरेस्ट करने का थीव्स को। अब अरेस्ट करने का काम कौन करता है? कॉमन पीपल तो अरेस्ट नहीं करते, पकड़ सकते, कैच कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अरेस्ट जो वर्ड है, ये जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है? पुलिस का। तो यहां पुलिस जो है यहां क्या हो गया? वेल नोन। तो ये भी यहां वेल नोन है जी। अब आप आगे देखिए, समवन हैज मर्डर्ड माय नेबर। क्या एक्शन हो रहा है? मर्डर, हत्या का। अब हत्या करने का काम किसने किया है? कहना समवन ने, यानी किसी ने। अब किसी से किसी पर्टिकुलर पर्सन का पता नहीं चल रहा, तो ऐसे में ये कैसा हो गया जी? अननोन। ये अननोन हो गया। अब यहां आगे देखिए 6, 7, 8 में, शी रोट ए लेटर। क्या काम हो रहा है? यहां पत्र लिखने का काम हुआ है। अब पत्र लिखने का काम आप ये बताइए कि क्या कोई पत्र लिखने के मामले में कोई पर्टिकुलर होता है? नहीं। आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूं, वो सामने वाला भी लिख सकता है, वो पड़ोसी भी लिख सकता है, पड़ोसिन भी लिख सकता है, विदेशी भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है हम सब में से। अब जब कोई भी लिख सकता है, इसका मतलब यहां लिखने वाले बहुत सारे हैं, और उनमें से कौन लिख रहा है? शी लिख रहा है। तो शी के अलावा बहुत सारे लोग इस काम को कर सकते हैं। तो इसका मतलब शी जो है इस काम को करने के लिए इकलौती नहीं है। इसका मतलब ये वेल नोन तो नहीं है, वेल नोन नहीं है। वेल नोन तो तब होती जब ये काम सिर्फ और सिर्फ यही कर सकती। अच्छा, अब लिखने का काम किसने किया है? कहना शी ने। तो इस काम को करने में जिसने ये काम किया है वो अननोन भी नहीं है, ना वेल नोन है ना अननोन है, बीच का है, यानी बियॉन्ड अननोन और वेल नोन। तो ना तो ये अननोन है ना वेल नोन है। ऐसे ही 7 सेंटेंस में देखें, ना ये अननोन है ना ये वेल नोन है। ऐसे ही 8 सेंटेंस में देखें, ना ये अननोन है ना ये वेल नोन है। तो जब दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट अननोन या वेल नोन हो तो उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग से। अब आगे की बात चल रही है। आगे की बात यह है कि जब सब्जेक्ट अननोन या वेल नोन नहीं हो, जो किस किस में है? 6th, 7th और 8th, ये जो मैंने सेंटेंस लिखे, इनका जो सब्जेक्ट्स है ये ना तो अननोन है ना ये वेल नोन है। जब सब्जेक्ट अननोन या वेल नोन नहीं है तो इनको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, और जब इनको पैसिव वॉइस के रूप में जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा तो इनके ठीक पहले, जब इनको ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो इनके ठीक पहले किसी एक उपयुक्त प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब उपयुक्त प्रेपोजिशन तो देखिए, मैं कहूंगा कि बाई के अलावा और भी प्रेपोजिशंस हैं, वो अब डिफरेंट सिचुएशन में यूज होती हैं। अब मैं यहां बात करूंगा ऐसी कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हैं। फिलहाल तो यहां देखिए, प्रेपोजिशन के रूप में बाई कब यूज करते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। अगर उस काम को, उस एक्शन को करने में सब्जेक्ट की एनर्जी खर्च होती हो, सब्जेक्ट पर उसका प्रभाव पड़ता हो, उसकी एनर्जी पे प्रभाव पड़ता हो, उसकी और भी चीजों पे प्रभाव पड़ता हो, उसको ताकत लगानी पड़ती हो, तो ऐसे में जब ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर बाई लगाया जाता है। जैसे यहां क्या काम हो रहा है? लिखने का काम किसने किया? शी ने। तो शी जब लिखने का काम करेगी तो इसमें प्रभाव तो पड़ेगा, हाथ तो इसको चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा?
तो जब चलाना पड़ेगा, तो जब शी को उधर ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, हर बनाकर, तो फिर इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाई। ऐसे ही आई ने क्या काम किया है, देने का, तो उसको जो है काम करना पड़ रहा है, देने का काम किया उसने, हाथ तो चलाने पड़ेंगे। हाँ भाई, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। तो जब इफेक्ट पड़ेगा तो इसको जब हम उधर आई को मी बनाकर ऑब्जेक्ट बनाए लिखेंगे, तो उससे पहले भी जो है बाई आएगा। इसी तरह से बात करते हैं हम शी की, ये लाने का काम किया है, तो इसमें भी जो है इसको एक्टिविटी करनी पड़ी है। तो एक्टिविटी जब करनी पड़ी है तो उधर शी को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, तो बाई लगाएंगे और शी का बन जाएगा हर। इतना तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इतना आपको नॉलेज है। अब इसके आगे कि भाई बाई के अलावा और कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हैं जिनका पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं, इसकी बात हम आगे करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार।